शिकारी की एक सनसनीखेज दास्तान। ये काम बच्चों का नहीं कर्नल, मेरे ख्याल में ये ठेका भी तुम्हारे बस का नहीं। टाइगर को मारने की बात तो बहुत दूर है। पीटर ने मेरी तरफ देखकर तंजिया लहजे में तमसखर उड़ाया। टाइगर को मारने के लिए टाइगर का दिल चाहिए पीटर साहब। अगर आप समझते हैं कि हमारी जगह कोई और इसे मार सकता है तो उसे भेज दें, हम भी देखें कितने तलों में तेल है। मेरी बात पर मामो और थॉमसन ने दांत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा, जबकि पीटर के चेहरे के जाविये कुछ ऐसे बिगड़े कि फजल का तो कहकहा निकलते निकलते रह गया। ठीक है बच्चे, अगर 8 दिन के अंदर अंदर तुमने इस टाइगर को मार दिया तो हम समझेंगे बजुअत का टाइगर तुम है, कोई और नहीं। और अगर तुम ना मार पाए तो ये ठेका और बंदूक प्रताप को दे देना। पीटर इतना कहकर उठ खड़ा हुआ और अपने साथियों को लेकर तेजी से बाहर निकल गया। बस्ती के खारजी रास्ते पर प्रताप खड़ा था, जो उसके पीछे दम हिलाता हुआ चला गया। हम सब इस हैरत से दो चार थे कि पीटर जैसा बड़ा आदमी, जो शहर का डिप्टी कमिश्नर था, प्रताप जैसे मामूली मजदूर को कैसे जानता है। इतना बड़ा काम किसी ना तजुर्बाकार के हवाले करना किसी तौर मुनासिब नहीं था। ये हकीकत तो आशकार हो चुकी थी कि यहाँ की सारी खबरें प्रताप ही पीटर को देता रहा है, मगर पीछे और भी राज थे जिनको समझना जरूरी था। मैंने मामों से इस बारे में बात करना चाही, मगर इन्होंने कहा अभी इस बात को यहीं दफन कर दो, पहले इस आदमखोर का हिसाब पूरा कर लें, इसके बाद प्रताप को भी देख लेंगे कि उसके अंदर कौन सा सांप है। काम के दौरान भी मैं बंदूक पकड़े इन्हें ख्यालों में गुम था। आखिर पीटर और प्रताप के माबैन ऐसा किया रिश्ता या ताल्लुक ही जो नौबत यहाँ तक पहुँच गई। मैं अपनी सोचों में गलता था कि वही शख्स आ गया जो हमेशा प्रताप के साथ रहता था। उस दिन जब प्रताप लोगों को भड़का रहा था तो ये भी उसका साथ दे रहा था। क्यों साहब, इतने परेशान किस लिए हैं? करीब आकर उसने हमदर्दाना अंदाज में पूछा। तुम्हारी शायद नज़र कमज़ोर है। मैं परेशान नहीं, बल्कि 2 कमीनों के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने खुशमगे नज़रों से उसकी तरफ देखा। तो यकीना आप प्रताप के बारे में सोच रहे होंगे। उसने ढिठाई से दांत निकाले। हाँ, उसके बारे में तो सोच रहा हूँ, लेकिन एक कमीना और है जो उस वक्त मेरे सामने है। इसे देखकर मेरा गुस्सा बढ़ने लगा था। साहब, आपका गुस्सा जायज़ है, मगर जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। वो संजीदा सा हो गया। अच्छा, तुम दिल की बातें भी जान लेते हो। चलो बताओ, मैं क्या सोच रहा हूँ? मैंने तमसखराना लहजे में पूछा। कमिश्नर पीटर का प्रताप के बारे में कहना, प्रताप का लोगों को आपके खिलाफ भड़काना, और आपकी जो भीड़ चोरी हुई थी, मुझे उसके बारे में भी पता है कि इसे किसने चोरी किया था। उसकी आखिरी बात पर मैं चौंक उठा। भीड़ की चोरी का मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो पाया था। तुम कैसे जानते हो कि भीड़ किसने चोरी की है? साहब, मुझे लगता है आपको सारी बात शुरू से बताना पड़ेगी। इससे आपको मामला आसानी समझ में आ जाएगा। वो गोया हुआ। साहब, मैं और प्रताप बचपन के दोस्त हैं। इंदौर शहर के एक मोहल्ले में हमारा जन्म हुआ था। चूँकि हम गरीब परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए प्रताप को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का जुनून था। इसका असल नाम रेअमू है और वो दलत जात से है। प्रताप ने अपना नाम महाराजा प्रताप के नाम पर रख लिया था, मगर वो तो गर्जा ऊपर तहार के महाराजा थे। नाम रख लेने से किस्मत एक जैसी नहीं हो जाती। प्रताप ने मुझसे कहा कि इन झोपड़ियों में रहकर हमारी तकदीर नहीं बदलने वाली, हमें यहाँ से निकलना होगा। यूं हम एक दिन घर से भाग निकले, कई शहरों में घूमते रहे, मगर कोई ऐसा शख्स ना मिला जो हमें पैसा कमाने का राज बताता। आखिर धक्के खाते खाते हम एक सन्यासी बाबा की चौखट पर आ गए।
वो जंगलों से मुख्तलिफ जुड़ी बोटियां इकट्ठी करके शहर में बेचा करते थे। हमने जब उनसे अपना मतलब बयान किया तो इन्होंने कहा कि हमें कस्तूरी हिरन को तलाश करना होगा। कस्तूरी हिरन बड़ी नायाब नस्ल होती है। नर हिरन की नाफ में खुशबूदार कस्तूरी पैदा होती है। 14वीं तारीख को जब चाँद पूरी तरह रोशन होता है तो ये नर हिरन चाँद को देखकर रोता है। इस लम्हे इसकी नाफ उसके वजूद से अलग होकर गिर जाती है। ये थैली नुमा होती है और इसकी खुशबू इस कदर तेज होती है कि जो इंसान उसे एक बार तेज सांस से सूंघ ले तो उसके दिमाग की रगें फट जाती हैं। ये कस्तूरी महंगे दामों बेची जा सकती है। हम दोनों ने बाबा आइंदा के साथ कस्तूरी ढूंढने का फैसला कर लिया। इस बारे में इन्होंने बताया कि कस्तूरी हिरन ज़्यादातर नरवरगढ़ के जंगलों में मिलता है। हमें वहां जाना होगा। यूं हम तीनों ने नरवरगढ़ के लिए रखत सफ़र बांध लिया। वहां पहुंचकर हमें एक सराय में क़याम करना पड़ा, जहां हमारी मुलाकात एक जोगी सपीरे कृष्णा से हुई। चूंकि जोगी सपीरे और सन्यासी एक ही राह के मुसाफिर होते हैं, इसलिए कृष्णा की बाबा आइंदा से दोस्ती हो गई। बाबा आइंदा ने कृष्णा से कस्तूरी हिरन की बात की और उससे कहा कि हम तीनों उसकी तलाश में जा रहे हैं। कृष्णा बहुत मसरूर हुआ और बोला, मैं खुद सांपों की तलाश में निकला हूँ। सुना है नरवरगढ़ के उन जंगलों में बहुत की अक़साम के सांप हैं। उनमें एक ऐसा सांप भी है जिसे मारकर ऐसा मुरक्कब तैयार होता है जो पैदाइशी अंधे की आंखों में लगाने से इसकी रोशनी वापस आ जाती है। ऐसा कैसे मुमकिन है? एक मुर्दा सांप के मुरक्कब से पैदाइशी अंधा कैसे ठीक हो जाता है? प्रताप को शायद इसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। इस संसार में सब मुमकिन है बालका। मैंने अपने गिरोह से ये सब सुना और सीखा है, और समय आने पर मैं तुम्हें बता भी दूंगा। ये खुर इंच है। कृष्णा को इसकी बात नागवार गुजरी थी। इस मुरक्कब को तैयार करने का तरीका किया है। प्रताप के चेहरे पर मतलब परस्ती छाने लगी थी। इस मुरक्कब को बनाने का तरीका ये है, इस सांप की दम और सर काटकर एक मिट्टी के मुर्तबान में रख दो। उसके ऊपर काला सरमा और गुलाब का अर्क डाल दो और 22 दिन तक मुर्तबान को धूप में रखो। इसका मुंह किसी सफ़ेद कपड़े से बांधना ज़रूरी है। इसके बाद जब इस मुर्दा सांप को मुर्तबान से निकाला जाएगा तो उसका वजूद खुद काले सूरमा में तब्दील हो चुका होगा। बस इस सरमा की एक एक सिलाई आँखों में लगाने से फौरा रोशनी आ जाती है। इस सांप की पहचान किया है? प्रताप ने पूछा। वो सांप बालशत भर का है और रंग निहायत सुनहरा, मगर इतना जहरीला है कि जब वो डिसता है तो इंसान का वजूद गुब्बारे की तरह फूल कर फट जाता है। इसे पकड़ना इतना आसान नहीं। वो सिर्फ चांदनी रातों में अपनी बल से बाहर आता है। करशना ने प्रताप की आंखों में लालच को देख लिया था, इसलिए उसे डरा दिया। ठीक है, तुम हमें कस्तूरी ढूंढने में मदद दो, हम तुम्हें सांप ढूंढने में मदद देंगे। बाबा आइंदा की बात पर उसने हामी भर ली और अगले दिन हम सराय को छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़े। बाबा आइंदा और कृष्णा आगे आगे बातें करते जा रहे थे, जबकि मैं और प्रताप उनके पीछे थे। तभी प्रताप ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे रुकने का इशारा किया। मैं रुककर उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगा। जब बाबा आइंदा और कृष्णा काफ़ी आगे चले गए तो वो बोला, देखो शंकर, इन लोगों का साथ देकर हमें कुछ खास मिलने वाला नहीं। बेहतर है हम अपना रास्ता उनसे अलग कर लें। इससे कस्तूरी भी हमें मिल जाएगी और कृष्णा वाला सांप भी हम रख लेंगे। इसकी बात पर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, प्रताप, तुम अच्छी तरह जानते हो कि बाबा आइंदा के बना ना तो हम कस्तूरी हासिल कर सकते हैं और ना ही कृष्णा के बगैर वो सुनहरा सांप पकड़ सकते हैं। फिर हमको उनसे अलग होकर क्या मिलेगा? ये दोनों काम उनके बगैर नहीं हो सकते। अरे बेवकूफ़, पहले बात समझने की कोशिश किया करो। मैं कौन सा ये कह रहा हूँ कि उनके बगैर हम वो दोनों काम कर सकते हैं।
हमें उनसे धोखे और फरेब से काम लेना होगा। जब बाबा आइंदा कस्तूरी और कृष्णा वो सांप हासिल कर लेगा, तो हम इन दोनों को मारकर ये चीजें छीन लेंगे। फिर चंद दिनों की बात होगी और हम दोनों दौलतमंद हो जाएंगे। प्रताप की बात मेरी समझ में आ गई। अगर इन दोनों को धोखे और फरेब से मारकर वो चीजें हमें मिल जाती हैं, तो वाकई हमारे दिन बदलने में देर नहीं लगेगी। इसके बाद हम दोनों ने एक मंसूबा बनाया और उनके साथ जा मिले। कृष्णा हमें जंगल के करीब एक गांव गलिया में ले आया। यहाँ इसका एक रिश्तेदार पचनदास अपनी घरवाली और एक बच्चे के साथ रहता था। पचनदास और इसकी घरवाली ने हमारी खूब सेवा की, और जब कृष्णा ने यहाँ आने का इरादा जाहिर किया तो वो मजीद निछावर होने लगे। कृष्णा ने बातों बातों में कह दिया कि वो सांप पकड़कर जितने पैसे कमाएगा, आधा हिस्सा इन्हें देगा। बाबा आइंदा ने भी ऐसी झूठ मोट की हामी भर ली। पचनदास की घरवाली तो हम पर मरे जा रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि हमें गले से लगा लेती। हमने पचनदास के घर को वक्ती ठिकाना बना लिया। फिर मशवरा करने लगे कि पहले कस्तूरी हासिल की जाए या सांप को पकड़ा जाए। इस बात का फैसला कृष्णा ने कर दिया। इसने कहा, कस्तूरी हासिल करना इतना कठिन नहीं है, इसलिए पहले उसे हासिल किया जाए। सांप पकड़ना काफ़ी मुश्किल है, इसमें वहाँ काफ़ी समय लगता है। हम दोनों भी यही चाहते थे कि पहले कस्तूरी मिल जाए, सांप वाली बात बाद में देखी जाएगी। हम दोनों अपना अलग मंसूबा बना रहे थे। फिर एक दिन प्रताप को एक तेज खंजर मिल गया। पता नहीं वो खंजर उसे कहाँ से मिला था। मेरे पूछने पर भी उसने ना बताया। 14वीं की रात जब चांद पूरी तरह आबवाओ ताप से आसमान की दहलीज पर अपनी रोशनी बखेर रहा था, तो हम चारों जंगल की तरफ आ गए। हम पचनदास को बताए बगैर आए थे, वरना वो भी हमारे साथ आ जाता। बाबा आइंदा को वो जगह मालूम थी जहां कस्तूरी हिरन रात को आकर रुकता है और फिर चांद की तरफ गर्दन उठाकर रोना शुरू कर देता है। इन्हीं लम्हात में इसकी तहसीली नुमानाफ गिर पड़ती है। फिर जब उसे तकलीफ महसूस होती है तो वो भाग जाता है। ये जंगल के बीच एक मैदान नुमा जगह थी, जहां मैं और बाबा आइंदा एक तरफ, प्रताप और कृष्णा दूसरी तरफ छपकर बैठ गए। चांद की रोशनी मैदान के अंदर पड़ रही थी, जिसमें हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद हिरनों का टोला वहां आकर रेका, मगर चंद लम्हे रुकने के बाद वो आगे बढ़ गया। बाबा आइंदा ने दम साधा लिया और मुझे इशारा किया कि वो आने वाला है, कोई हरकत मत करना। मैं भी दम साधे बैठ गया। कुछ देर बाद एक कदावर खूबसूरत जसामत वाला हिरन वहां आकर रुक गया। इसकी शफ़ाफ जल्द चांदनी में इस तरह चमक रही थी जैसे सूरज की रोशनी आईने पर अक्स बनाती है। चांद की रोशनी उसके वजूद से टकराकर इर्द-गिर्द बिखर रही थी। यकीन करें साहब, ऐसा लाजवाब और खूबसूरत मंजर मैंने पहले कभी ना देखा था। मैं टिकटकी बांधकर ऐसे देख रहा था जैसे कोई सुहाना ख्वाब हो। अचानक इस हिरन ने चांद की तरफ मुंह उठाया और जोर जोर से चलाने लगा। ना जाने इसकी आवाज में कौन सा दर्द व गम था। वो काफी देर तक चलाता रहा। फिर हमने देखा कि इसकी नाक जो थैली की सूरत में इसके पीठ से लटकी हुई थी, एकदम नीचे गिर गई। इसके बाद हिरन को जैसे तकलीफ महसूस हुई और वो उछल कूद करता हुआ आगे की तरफ भाग गया। इसके जाते ही एक तेज खुशबू फैलने लगी। बाबा आइंदा ने दौड़कर इस नाव पर कपड़ा डाल दिया और इसे उठाकर खुशी से नाचने लगा। हम तीनों अपनी जगह से उठकर इसके पास आ गए। कृष्णा ने खास तौर पर उसे बधाई दी और अचानक नथने भलाकर किसी और चीज की बो सूंघने की कोशिश करने लगा। साथ ही उसने हाथ उठाकर हमें खामोश रहने का इशारा किया। हम खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।